नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक का डिस्कशन है वो है केस स्टडी। और एक केस स्टडी कैसी है कि हम किस प्रकार से ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई करें जो कि आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न देगा। अब अच्छा खासा रिटर्न से हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कोई इंट्राडे में आपको मिल जाएगा, एक हफ्ते में या एक वीक में मिल जाएगा। हम मल्टीबैगर की बात कर रहे हैं, तो आपको ये पहले से एज्यूम करना पड़ेगा कि मल्टीबैगर होना है तो मुझे उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको ग्रो होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। ऐसे स्टॉक जो आप आइडेंटिफाई करते हैं वो अगर आपको आने वाले 2 से 3 साल में अगर 4 to 5 टाइम्स बन जाता है वो, तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और इसी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट को आपको रिपीट करना होता है आपके पोर्टफोलियो को अच्छे से ग्रो करने के लिए। अदरवाइज ईयरली 20%, 15%, 13%, 25%, ये सारे रिटर्न जो है ना आपको एक एट द एंड क्यूमुलेटिव रिटर्न्स अच्छे देंगे, लेकिन उससे आपका जो अमाउंट है, कैपिटल आपने जो इन्वेस्ट किया है वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा। हाँ, वो एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ हो जाता है अगर आप एक ट्रेडर हैं। अगर आप चार्ट एनालाइज कर पाते हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा अच्छे से ग्रो किस प्रकार से कर सकता हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आराम से बैठिए और आराम से वीडियो पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना डीप में आपको स्टडी करना पड़ेगा। और इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं कि अच्छा ये स्टॉक 5% हो 5 टाइम्स हो गया लेकिन मैंने ये देखा भी नहीं था। देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ कोर्स होते हैं और वही कोर्स आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी मेरा ये कहना नहीं है कि आप यही स्टॉक लीजिए और यही स्टॉक मल्टीबैगर होगा, नहीं। मेरा ये कहने का इस पॉइंट ही यही है आज का डिस्कशन का, कि जो आप स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं उसको आप कितने डेप्थ में एनालाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक सिर्फ अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दूंगा और ये यहाँ से मल्टीबैगर होगा। आपकी रैंडम एंट्री होगी तो भले ही स्टॉक 10-15% ऊपर भी चला जाए, लेकिन वो एक मल्टीबैगर नहीं होगा। आपको रैंडम एंट्री से अच्छा है मल्टीबैगर के लिए कुछ प्री एजम्पशंस रखने पड़ेंगे, कुछ सेट ऑफ रूल्स रखने पड़ेंगे। अगर वो रूल्स में आता है और ऐसे ही स्टॉक्स 10 में से 7 से 8 अगर वर्कआउट होता है तो बस आपकी स्ट्रैटेजी रेडी है और वही स्ट्रैटेजी आपको रिपीट करनी है। इन्वेस्टमेंट पर्पस यही होता है कि आप एक अच्छी कोर स्ट्रैटेजी बनाएं, वो स्ट्रैटेजी हिसाब से स्टॉक चूज़ करें, उसमें रिस्क मैनेजमेंट करें और फिर आराम से उसको बाय करके छोड़ दें। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाइए, अगर टारगेट आता है तब तक के लिए आप आराम से वेट कर सकते हैं। और हार्डली आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में 5 से 6 स्टॉक चूज़ करना है, उनको ही एनालाइज करना है और उनको ही आपको बाय करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं अभी डिटेल में स्टॉक को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फास्ट फॉरवर्ड करके लास्ट का पार्ट सिर्फ जिसमें एंट्री बताइए वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से पूरे स्टॉक की हिस्ट्री एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टॉक का RSI देखूं, RSI एज ऑफ नाउ 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं एक बार RSI के हिसाब से पूरा एनालाइज इसीलिए करता हूं क्योंकि स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है ये मुझे पता चले। अगर यहाँ पे देखूं मैं, अगर ये पूरा जोन में देखूं तो ये पूरे जोन में जो है RSI 60 के नीचे था। तो जब तक ये जोन में है ना, मुझे स्टॉक में एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी थी। और इसके अलावा क्या था, स्टॉक ने यहाँ पे एक हाई लगाया था, ये हाई के अंदर स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा था, तो एक्यूमुलेशन को जोन में मुझे एंट्री नहीं करनी होती है स्टॉक में। अब देख सकते हैं प्राइस ने क्या किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिया है 60 के ऊपर क्लोजिंग वाला, यहाँ पे देने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक रेंज बाउंड थी तो मैंने यहाँ पे भी एंट्री के लिए नहीं लिखा था। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे एंट्री के लिए मैं एक्यूमुलेशन यहाँ पे बोलता हूँ। इसके बाद 60 RSI यहाँ पे क्रॉस हुआ है और ये कैंडल में हुआ है, ठीक है। अभी देखते हैं प्राइस की हिस्ट्री। सबसे पहले देखिए प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, सप्लाई जोन कप हैंडल का फॉर्मेशन किया, ब्रेकआउट दिया, क्या तगड़ा वॉल्यूम आया था यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 25 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 110 का स्टॉक ये चला गया था 120 तक। 25 से 125 ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया विद इन नो टाइम, 5 से 6 महीने में। 1 साल में लेते हैं, 1 साल में 5 टाइम्स रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया होता है। ये पॉइंट होता है एंट्री करने का। तब तक देखिए RSI में बिल्कुल भी, यहाँ पे RSI ने एक बार कोशिश करी थी और उस सेकंड अटेम्प्ट जो है यहाँ पे मिला था। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं था क्योंकि क्लोजिंग नहीं था सप्लाई के ऊपर, यहाँ पे सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग मिली थी हमें, तो ये अपना कंफर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे हमें एंट्री करनी होती है। यहाँ से देखिए 24 से ऑलमोस्ट 121 ये रिटर्न हम कैप्चर कर सकते हैं। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ है। RSI जो है कम्प्लीटली साइडवेज रहा है और प्रीवियस सप्लाई जो जोन्स है यहाँ से शिफ्ट हो जा रहा है। सप्लाई यहाँ पे था, देन सप्लाई यहाँ पे आया, सप्लाई यहाँ पे है, देन सप्लाई यहाँ पे आया। अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करते हो तो आपको पता चल जाएगा जो मैं चीज़ बता रहा था। मैंने एक डिटेल वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे कुछ बाइंग का पैटर्न नहीं बना था, लेकिन जैसे ही प्राइस अपने बॉटम्स में आई है, यहाँ पे ही बाइंग हुआ था और यही बॉटम्स पे आई है, जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ था ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिला। अब वॉल्यूम्स देखिए आप, ये वॉल्यूम्स आए कहाँ पे एग्जैक्टली, इसके ब्रेकआउट लेवल्स पे।
अब देखिए वॉल्यूम पूरे ड्राई हो चुके हैं, बॉटम में आके प्राइस ने यहाँ पे कप हैंडल का पैटर्न बनाया, यहाँ पे 60 के ऊपर RSI गया था लेकिन प्राइस सप्लाई के नीचे थी। अब सप्लाई जो है यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था, लास्ट सप्लाई जो है जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ RSI 60 के नीचे गया, 40 के नीचे नहीं जा पाया और प्राइस ने यहाँ से 60 के ऊपर क्लोजिंग करी। अब जैसे ही क्लोजिंग करी उस टाइम पे देखिए RSI जो है 60 के ऊपर है, एक सप्लाई जोन ब्रीच हो चुका है और यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल वॉल्यूम एक्टिविटी देखी गई, पिछले सालों से इतनी वॉल्यूम नहीं आया था। तो यही रीज़न होता है कि जो फुटप्रिंट्स हम बोलते हैं ऑपरेटर के, वो यहाँ पे हमें ढूंढने होते हैं। कौन से लेवल्स पे? हमें यहाँ पे नहीं देखने फुटप्रिंट्स, हमें देखने होते हैं प्रीवियस सप्लाई जोन पे। प्रीवियस सप्लाई है उस जोन पे देखिए कैंडल अच्छी आई लेकिन क्लोज नहीं कर पाई। अब देखिए कैंडल बढ़िया से क्लोज करी, इसके ऊपर क्लोज करी, वॉल्यूम भी बढ़िया से आया। तो वॉल्यूम हमें दर्शाता है कि एक्टिविटी कहाँ पे इंटरेस्टेड है, जहाँ पे बायर एंड सेलर फाइट कर रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ से जो स्टॉक ने मोमेंटम दिया है 25 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 75, उसके बाद एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद प्राइस ने 100 रुपीज़ का ऑलमोस्ट हाई लगाया। लेकिन यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया हुआ है, ये इतने बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, ये सिंगल टैप में नहीं ब्रेक होने वाला होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तुरंत प्राइस यहाँ से भाग जाएगी, अगर जाएगी फिर वो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यही एक पॉइंट आपको आज सीखने लायक है कि जो हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है वो सिंगल टैप में क्लियर नहीं होगा। अगर वहाँ पे प्राइस जाती है तो ये वाले लेवल्स पे आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखना है। अब वहाँ से प्राइस जो है टाइम करेक्शन देगी और प्राइस करेक्शन भी देने के चांसेस ज़्यादा है। अब देख सकते हैं आप उसके बाद क्या हुआ है, प्राइस का मैं बॉटम मार्क करता हूँ, प्राइस का मैं टॉप मार्क करता हूँ। अब देखिए एग्जैक्टली फिबोनाची का 50-60% का जोन है ये, और यहाँ पे ही क्या हुआ है, एक सप्लाई जोन प्रीवियस वाला था, यहाँ से प्राइस ने जो सप्लाई था अब वो डिमांड की तरह काम करेगा। ये एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ उसी प्राइस पे। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट जो सेलर ट्रैप है इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं और ये एक डिमांड जोन होता है। अब डिमांड जोन में प्राइस आई, देखिए अगर ये सेलिंग यहाँ से चालू हुई है, ठीक है, तो यहाँ से जो है सेलर ऐड हुआ। ये सेलर कहाँ पे हमें पता है, सप्लाई जोन पे सेलर है। अब यहाँ पे सेलर है, बायर यहाँ से ऐड होना चालू हुआ, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है। अब यहाँ पे बायर आया था, हमने देखा कि यहाँ पे एक प्रीवियस डिमांड जोन भी है और फिबोनाची का 50-60 का जोन है। तो ये वाले जोन पे जो है बायर शिफ्ट हो जाएगा और यही रीज़न होता है कि यहाँ पे जो है बायर आना चाहिए। अब ये बायर कब आएगा, जब भी यहाँ से सप्लाई होगा। जब यहाँ से सप्लाई होगा तो नई रिक्वायरमेंट चाहिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए। अगर ये प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट कर लेती है विदाउट डिमांड जोन को टैप करे तो हायर चांसेस है कि वो यहाँ से फेल हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे इसके पास बाइंग में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ऊपर सस्टेन कर पाए, क्योंकि यहाँ पे सेलर जोन बना हुआ है। अगर इसको सेल ऑफ करना है तो सिंगल डिमांड में तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, इसलिए सप्लाई प्राइस जो डिमांड है प्राइस को क्रिएट करनी होती है। अब डिमांड कहाँ पे क्रिएट करेगी प्राइस, देखिए यहाँ पे आना है प्राइस को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आके प्राइस ने किस प्रकार से एक ही मंथली कैंडल में 60% का रिटर्न दिया। प्राइस धीरे धीरे करके वापस आई, वहाँ पे टैप किया, वहाँ से फिर प्राइस अच्छे से ऊपर गई है। अब हमें एक डिमांड जोन मिला था जहाँ पे प्राइस रिस्पेक्ट कर सकती है। ये डिमांड जोन डेली पे देखते हैं किस प्रकार से वर्कआउट हुआ। देखिए सबसे पहले मान लिया मंथली टाइम फ्रेम पे, इसलिए आपको बताया कि यहाँ पे जो सप्लाई है अगर इसको ब्रेक करना है तो प्राइस को डिमांड जोन को टैप करके ही जाना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, आप अपने नोटबुक में इसको मार्क कर लीजिए। अगर प्रीवियस कोई सप्लाई जोन है यहाँ पे और प्राइस यहाँ से नीचे आती है, यहाँ पे डिमांड क्रिएट करती है और यहाँ पे ऊपर आती है। अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना है तो आप यहाँ पे बाइंग मत करिए। क्यों? क्योंकि आपको हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन मार्क करिए। प्राइस भले ही ऊपर जाए लेकिन नीचे आएगी और वो डिमांड जोन को अगर टैप करती है उसके बाद ही वो ब्रेकआउट देने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ से ही रिवर्स कर गई तो ब्रेकआउट देने के चांसेस कम भी होंगे और ब्रेकआउट देगी तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करिए। डिमांड जोन में अगर प्राइस आती है उसके बाद कुछ कंफर्मेशन देती है आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तब जाके आप उसको बाय करिए। ये एक सिंपल लॉजिक है, आपको ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी हेल्प रहेगा। ये निफ्टी और सेंसेक्स में भी बढ़िया से काम करता है। आप किसी भी मार्केट में यूज़ करिए, ये बेटर एक अंडरस्टैंडिंग है मार्केट का। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था। यहाँ पे देखिए यहाँ से एक शार्प मोमेंटम आया, प्राइस नीचे आई और वापस से एक बढ़िया मोमेंटम आया। अब यहाँ पे जो सेलर था, यहाँ पे मैं सेलर बोल रहा हूँ, सप्लाई नहीं बोल रहा। यहाँ पे एक सेलर था, क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका था, तो एक सप्लायर ने रेजिस्टेंस बनेगा। अब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के लिए प्राइस ने यहाँ से डिमांड लिया है
और नया हाई क्रिएट करा, तब जाके ये सेलर हार चुके थे। अगर सेलर को हराने वाला जो बायर है वो जो होता है हमारा डिमांड जोन होता है, और यही डिमांड जोन मैंने मार्क किया था मंथली पे। देखिए मंथली पे जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई, आप RSI चेक कर सकते हैं, ये लो था, इसके लिए ये लोवेस्ट RSI था। भले ही प्राइस ने नया लो बनाया लेकिन RSI ऊपर शिफ्ट हुआ, प्राइस ने नया लो बनाया, हाई RSI ऊपर शिफ्ट हुआ, प्राइस ने एक डाउन डिसेंडिंग ट्रायंगल पर डिसेंडिंग चैनल बनाया, लेकिन उस चैनल को ब्रेकआउट करने के लिए बढ़िया से वॉल्यूम आया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कप हैंडल का पैटर्न बनाया, यहाँ से बढ़िया से रैली करी। आप यहाँ पे बाय नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऐसा होगा, डिमांड जोन में सिंगल टाइम एंट्री में कभी भी बायर की क्वांटिटी जो है वो फुलफिल नहीं होगी। तो क्या करेगा वो, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई, देखिए उसने। ये रीज़न क्या था, लोगों को लगेगा अब यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है और लोग यहाँ पे आके बाय करेंगे, जबकि मार्केट ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली दे चुका है। डिमांड जोन पे प्राइस मिले तो बाय करना सेफ होता है, लेकिन अगर यहाँ से कोई 80% रैली के बाद अगर बाय करता है तो ऑब्वियसली वो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होंगे ही होंगे। इसलिए ऐसे लेवल्स पे हमें एंट्री नहीं करनी होती है। वापस से प्राइस डिमांड जोन पे आई, टैप किया, ऊपर गई, वापस से टैप किया, ऊपर गई। अब हम यहाँ पे देखिए वॉल्यूम के साथ इसको बाइंग के लिए इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ब्रेकआउट तो इसने यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो वीकली टाइम फ्रेम में एक चेंज यहाँ पे मुझे दिख रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे पता चल रहा है क्लियरली। जैसे यहाँ पे प्राइस थी, अगर ये SMC की कंसेप्ट आपको नहीं पता चल रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें वापस से देखने को मिल रहा है। अगर ये यहाँ पे लो हाई ना भी बनता तो भी हम यहाँ से एक अच्छे खासे बाइंग के लिए इसको देख सकते थे। एज ऑफ नाउ आप इसको अवॉइड करिए, लेकिन आपके लिए ये अच्छा है कि यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम पे ये वाला पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये पैटर्न में क्या होता है, जनरली मैं इसको ट्रेड तब करता हूँ जब भी अपने 50-60 जोन में आए। जैसे ही 50-60 जोन में आया हमें बाइंग मिला, लेकिन हमने यहाँ पे एंट्री नहीं करी थी, हमें कन्फर्मेशन नहीं था। कन्फर्मेशन कब हो रहा है, RSI 60 के ऊपर जा रहा है, प्राइस जो है ऊपर सस्टेन हो रही है, नीचे से बाइंग जो है काफ़ी स्ट्रांग आ रही है। स्ट्रांग बाइंग किस वजह से बोल रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे प्राइस आई है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 अटेम्प्ट लिए प्राइस ने ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड 2 अटेम्प्ट लिए प्राइस ने ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे ओनली एक ही अटेम्प्ट लिया है प्राइस ने ऊपर जाने के लिए। अब जाके RSI हमें ये बता रहा है कि प्राइस यहाँ से जो है ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे हमें अभी एंट्री के लिए क्या पॉइंट्स मिलते हैं, देखिए सबसे पहले मैं सिंपल रखता हूँ, मैं EMA एंट्री के लिए नहीं यूज़ करता, लेकिन मैं EMA के पास में आएगा तब जाके एंट्री के लिए चूज़ करता हूँ। मैं एंट्री मॉडल के लिए EMA यूज़ नहीं करता। एज ऑफ नाउ EMA प्राइस से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे प्राइस को हम थोड़ा रिट्रेस होने देंगे और EMA के पास में जहाँ पे भी प्राइस मिले हम वहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे। लेकिन ये स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। यही रीज़न होता है कि आप जो स्टॉक्स देखते हैं रैंडमली 1000 स्टॉक देखने से अच्छा है क्वालिटी 10 to 15 स्टॉक आप आइडेंटिफाई करिए, उसमें कंटिन्यूस आप मॉनिटरिंग रखिए। जैसे ही मार्केट में वीकनेस आए, वो स्टॉक अगर आपके डिमांड जोन में आपको मिलते हैं तो वहाँ पे आप एक्यूमुलेशन चालू कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ अगर आप 20 to 30% क्वांटिटी भी ऐड करेंगे तो भी एक बेटर ऑप्शन होता है। एक पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी, कहाँ पे एंट्री करनी है, कितनी क्वांटिटी में करनी है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप रैंडमली 100% क्वांटिटी एट अ टाइम नहीं बाय कर सकते, आपको वो क्यूमुलेटिव ही करनी पड़ेगी। आज कुछ क्वांटिटी बाय करें, वापस से कुछ अलग प्राइस पे मैं ऐड करूँगा, इस प्रकार से आप क्वांटिटीज़ ऐड आउट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये इन्वेस्टमेंट की आइडिया आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा और वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मैंने प्रीवियसली भी RSI स्ट्रैटेजी के RSI पोजिशनल स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो भी हमने ट्रेड लिया है वो यूट्यूब पे डिटेल में डिस्कस करा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कितनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है और ये स्ट्रैटेजी आपको एक मास्टर ट्रेडर बनने में कितनी हेल्पफुल रहेगी। आशा करता हूँ आप ज़रूर ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।